गुड इवनिंग एवरीवन। 1 मिनट हम रुक जाते हैं, 1 से 2 मिनट, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहले ही का रिवाइज करवा दे रहे, जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एमीबा को देखा था, न्यूट्रिशन हम लोगों ने देखा था, लेकिन दो ही सब स्टेजेस तक हम लोगों ने देखा था। ठीक है, दैट इज हम लोगों ने इंजेशन को देख लिया था कि इंजेशन कैसे करता है। तो मैंने बताया था वो स्यूडोपोडिया के हेल्प से क्या कर रहा है, इंजेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट जो था दैट इज डाइजेशन, कि उसके डाइजेस्टिव वैक्यूल में जो फूड वैक्यूल बनता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो जो साइटोप्लाज्म है उस साइड से मूव करेगा क्या चीज, डाइजेस्टिव एंजाइम, और उस फूड वैक्यूल के अंदर वो चला जाता है और वहां पे उस फूड को वो डाइजेस्ट करता है, तोड़ता है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। यहां तक का पार्ट हम लोग का हो गया था। नेक्स्ट पढ़ना है थर्ड सब स्टेज, लिखिएगा एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन इन अमीबा ही चल रहा है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट सब स्टेज है दैट इज एब्जॉर्प्शन। अब देखो, मैं एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूं, तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, मैं डायग्राम अमीबा का बना देता हूं। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, फिर ये इसका फूड वैक्यूल है जिसमें डाइजेस्टेड फूड है। ये किधर मूव करना स्टार्ट करेगा, साइटोप्लाज्म की तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये हम कह सकते हैं डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड है। ये क्या हो गया, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। ठीक है, और ये इसका साइटोप्लाज्म। तो डाइजेस्टेड फूड क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। हम लिख सकते हैं डाइजेस्टेड फूड which is present in the food vacuole get absorbed in the cytoplasm, get absorbed in the cytoplasm। देखो, न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया है। न्यूट्रिशन हम पढ़ क्या रहे, अब याद करो, मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन दो पार्ट में, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में पढ़ना है हमको, होलोजोइक और लार्जर में पढ़ना है। स्मॉलर में 3, अमीबा, पैरामेशियम एंड हाइड्रा के केस में। नेक्स्ट जो है वो लास्ट टॉपिक हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। सर साइड हो यहां जाइए। तक देखो, हाँ बिल्कुल। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया, मतलब कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्म में क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, अब देखो, एब्जॉर्ब जो फूड इधर आएगा उसको तोड़ के उससे एनर्जी निकाला जाता है और उस एनर्जी को यूज किया जाता है। उस चीज को हम एसिमिलेशन कहते हैं, उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। अब समझो, जो भी डाइजेस्टेड फूड था, जो भी यूजफुल था, वो साइटोप्लाज्म में आ गया। अब इसमें कोई भी यूजफुल फूड नहीं बचा है, इसमें क्या बचा, वेस्ट मटेरियल। तो जैसे ही वो फूड एब्जॉर्ब होता है, यही फूड वैक्यूल का नाम बदल के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, एंड दैट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्चुअली कंटेन्स वेस्ट मटेरियल। वो वेस्ट मटेरियल को कंटेन करता है। सर कौन कौन सा वेस्ट मटेरियल को कंटेन करता है? जो जो मान लो कि ऐसा नहीं ना है कि वो सारा का सारा जो फूड कंटेन खा रहा है वो यूजफुल होगा। हम भी खाते हैं तो हमारा वेस्ट मटेरियल तो जनरेट होता ही है, साथ ही साथ इधर भी मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, वो मूव करके इस वैक्यूल के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। देखिए, फोर्थ स्टेप लिखिएगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, अगर मैं एसिमिलेशन की बात करूं तो इसको मिटा दे रहे हैं, फिगर वही रहेगा हमारा। एसिमिलेशन की बात करूं तो ये जो फूड था, ठीक है, ये जो फूड था वो किधर आया, यहां आया, और इस फूड में से, एब्जॉर्ब्ड फूड में से क्या निकाला जाएगा, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। अब जो भी फूड यूजफुल था वो इधर आ गया, इस वैक्यूल में अब क्या बचा है,
समझो वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है, इसके अंदर क्या है, वेस्ट है, और वो वेस्ट वो फूड का भी है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं जो इधर भी मेटाबॉलिक वेस्ट बहुत सारा जनरेट हो रहा होगा वेरियस प्रोसेस के थ्रू, वो भी मूव करके इस वैक्यूल के अंदर आ जाता है। अब इसमें क्योंकि फूड नहीं है, इसमें क्या है, वेस्ट है, दिस इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसे हम क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हम लिख सकते हैं इन दिस स्टेप एनर्जी इज extracted from the absorbed food. In this step energy is extracted from the absorbed food in the कहां पे, साइटोप्लाज्म, in the cytoplasm। अब देखो इसके अंदर ये लिख लो पहले, सर इसको समझा दीजिए एक बार और। हाँ बिल्कुल। देखो एसिमिलेशन में क्या हो रहा है, जो फूड एब्जॉर्ब हो रहा है, इस फूड में एसिमिलेशन प्रोसेस में ही रेस्पिरेशन भी का एक पार्ट होता है, एसिमिलेशन में रेस्पिरेशन भी एक पार्ट होता है, जो कि नेक्स्ट सब हेडिंग हमको पढ़ना है, ठीक है, या नेक्स्ट हेडिंग पढ़ना है रेस्पिरेशन के बारे में। यहाँ पे जो एब्जॉर्ब फूड हो चुका है उससे एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, उस फूड में से एनर्जी को, या फिर हम कह सकते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी उससे निकाला जाता है, और उस एनर्जी को यूज किया जाता है फॉर वेरियस हम कह सकते हैं एक्टिविटीज। This whole process is known as assimilation, ठीक है, extraction of energy and utilizing that energy for various activities. This process is known as assimilation. अब देखो वेस्ट मटेरियल तो एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन इसमें अब तो सॉरी जो यूजफुल है वो तो एब्जॉर्ब हो गया, इस वैक्यूल के अंदर अब फूड नहीं बचा, इसलिए इसको हम फूड वैक्यूल नहीं कह सकते हैं, इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दैट कंटेन्स वेस्ट। ठीक है, यही प्रोसेस एसिमिलेशन है। अब देखो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल धीरे धीरे क्या होगा, मूव करेगा पेरिफेरी की तरफ, बाहर बाउंड्री की तरफ, ये खुलेगा और सारा का सारा वेस्ट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इजेशन, जो कि 5वां सब स्टेज है हमारा, इजेशन। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये मूव करने लगेगा, हम कह सकते हैं ये इसका वेस्ट मटेरियल हो गया, वेस्ट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। Contractile vacuole starts moving towards पेरीफेरी। पेरीफेरी कहने का मतलब बाउंड्री होता है, ठीक है। फिर बाउंड्री पे जैसे ही पहुंचेगा ये क्या हो जाएगा, इसका स्यूडोपोडिया खुल जाएगा, और खुल के जितने भी वेस्ट मटेरियल थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। ये वेस्ट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, वेस्ट रिलीज, ठीक है। यही चीज हो रहा है इजेशन प्रोसेस में। तो टोटल न्यूट्रिशन का सारे स्टेजेस हम लोगों ने देख लिया कि हाँ भाई इंजेशन किससे हो रहा है, तो बोलेंगे स्यूडोपोडिया की मदद से। दूसरा डाइजेशन होता है किसमें, फूड वैक्यूल के अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रेजेंस में फूड टूट जाता है स्मॉलर एब्जॉर्बेबल फ्रैगमेंट्स में। फिर एब्जॉर्प्शन होता है साइटोप्लाज्म में, फिर साइटोप्लाज्म में जो एब्जॉर्ब फूड है उससे एनर्जी एक्सट्रैक्शन होता है, एंड जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, जैसे ही उस फूड वैक्यूल में से डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है उसमें बच गया वेस्ट, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, जो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मूव करेगा पेरिफेरी के टुवर्ड्स, और अंतिम में जाके स्यूडोपोडिया खुल जाएगा, वेस्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये टोटल प्रोसेस था, दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। समझ में आया सारे लोगों को? अब देखिए
इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है न्यूट्रिशन इन, नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, न्यूट्रिशन इन पैरामेशियम, पैरामेशियम, न्यूट्रिशन इन पैरामेशियम। पैरामेशियम है क्या? अमीबा को हम जानते हैं यूनिसेलुलर प्रोटेस्ट होता है, एक प्रोटोजोन है जो जिसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, इसका फिक्स शेप नहीं होता है क्योंकि इसका जो डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन है दैट इज स्यूडोपोडिया। पैरामेशियम की हम बात करें, ये भी एक यूनिसेलुलर प्रोटेस्ट है, हम लिख सकते हैं इट इज एन यूनिसेलुलर प्रोटेस्ट। आपने 9th में पढ़ा होगा, प्रोटेस्टा किंगडम में आता है। प्रोटेस्ट हैविंग hair like structures called cilia as cellular appendages। अपेंडेजेस का कहने का मतलब है हाथ पांव होता है, कि बाहर से कोई भी मेन बॉडी से बाहर कुछ भी निकला हुआ स्ट्रक्चर उसे अपेंडेजेस कहते हैं। जैसे हमारा मेन बॉडी क्या हो गया, ट्रंक का पार्ट हो गया, हमारे पास दो अपेंडेजेस है, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, जो कि एक्सटेंशन होता है मेन बॉडी का। तो एक सेल का, ये सेल मान लो हम बोल रहे हैं, इसका एक्सटेंशन किस फॉर्म में है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज सीलिया। तो सीलिया की मदद से करता है। आप इतना लिखो, फिगर बना रहे, क्लियर हो जाएगा। प्रतीक, खुशी सिंह को रिमूव कर दो, एक बार पूछ लो कौन है, उसका रिमूव कर दो, ग्रुप में नहीं है कोई भी। खुशी कौन है? खुशी सिंह, आप अपना ग्रुप में अटेंडेंस दे दीजिए तो रिमूव किया जाएगा आपको। 2 मिनट समय दे रहे हैं, आप आइडेंटिफिकेशन अपना दो। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं पैरामेशियम की, मैं फिगर बना रहा हूं आपको, आप देखना इसको कैसा स्ट्रक्चर है। ये चप्पल जैसा दिखता है, इसीलिए इसे हम लोग स्लीपर एनिमल क्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका जो माउथ ओपनिंग है इसे हम लोग साइटोप्रोक्ट कहते हैं। इसके माउथ को जो कि ओपनिंग होता है उसे साइटोप्रोक्ट कहते हैं। अंदर स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज साइटोफैरिंग्स, साइटोफैरिंग्स। ठीक है, यहां पे समझो कोई फूड मॉलिक्यूल है, तो ये अपने थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम क्या कहते हैं, सीलिया, इसकी मदद से ये क्या करता है, इंजेशन करता है। बाकी सारे प्रोसेस क्या होता है, सेम होता है। सीलिया बीट करेगा और इस फूड को क्या करेगा, ठेल के इसके मुंह में पहुंचा देगा। ये इसका 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, एक ऊपर वाले को एंटेरियर बोलते हैं, एंटेरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और जो नीचे साइड में प्रेजेंट होता है दिस इज नोन एज पोस्टेरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दिस इज नोन एज पोस्टेरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एक मिनट दीजिएगा, पोस्टेरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, अब देखो इसमें 2 न्यूक्लियस होता है एक्चुअली। एक बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है जो इसके फंक्शन को कंट्रोल करता है, दिस इज नोन एज मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस, जिसके जो इसके मेटाबॉलिक फंक्शन को कंट्रोल करता है। एक छोटा न्यूक्लियस होता है, दिस इज नोन एज माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस। ये तीनों जो हम लोग पढ़ेंगे, एक अमीबा पढ़े, इंजेक्शन उसमें लिखेंगे स्यूडोपोडिया की मदद से। इसमें क्या है, जो टाइनी या थिन हम कह सकते हैं कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये थिन जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज सीलिया। इसकी मदद से वो क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं। बाकी सारे प्रोसेस वही सेम है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन सब सेम होता है, इसमें भी और हाइड्रा में भी। ये फिगर बनाओ।
सर एक बार और समझा दीजिए न्यूट्रिशन हाँ एंड पैरामीशियम। एक बार हम क्लियर कर लेते हैं, सारे लोग देख लीजिएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। हो गया? तो यस सर। मैक्सिमम लोगों का क्लियर है, ठीक है। जिसको थोड़ा बहुत लैग हो रहा है, ठीक है, उस चीज को थोड़ा हम कंपनसेट कर सकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप चैट में बोल दो कि सर रिपीट कर देना, ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा। देखिए, तो ये पैरामेशियम का स्ट्रक्चर है, ये भी यूनिसेलुलर है। ये अपने ये फूड दिखेगा तो ये बीट करके रेगुलर बीटिंग करेगा और ये फूड को किसमें डाल देगा, साइटोप्रोक से साइटोफेरिंक्स एंड फूड वैक्यूल वगैरह वैसे ही फॉर्म करेगा। तो सिर्फ इंजेक्शन ही डिफरेंस होता है, इंजेक्शन ही डिफरेंट होता है, बाकी सारा चीज जो है वो सिमिलर होता है एज अमीबा। ठीक है, हम लिखते हैं इंजेक्शन, इंजेक्शन, ठीक है, फर्स्ट कर लो इसको, इंजेक्शन, पैरामेशियम, पैरामेशियम ingest its food with the regular beating of cilia towards, किधर बीट करेगा, टुवर्ड्स साइटोप्रोक्ट, अपने मुंह के तरफ। ठीक है, स्टार मार्क करके लिख लेना, रेस्ट ऑफ द processes, that is digestion, that is digestion, rest of the processes, that is digestion, absorption, absorption, assimilation, assimilation and egestion is similar to amoeba। ठीक है, सिमिलर टू अमीबा। ये हमारा टॉपिक था, दैट इज न्यूट्रिशन इन पैरामेशियम। हो गया? देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो पढ़ना है दैट इज न्यूट्रिशन इन हाइड्रा। हाइड्रा क्या है, किस फाइलम में आता है, बताइए तो, किस फाइलम में हाइड्रा आता है, जल्दी 1 मिनट के अंदर। आपने पढ़ा है डाइवर्सिटी, हाइड्रा किस फाइलम में आता है? हाइड्रा किस फाइलम में आता है, किसी को याद नहीं है? बोलिएगा, डाइवर्सिटी तो सबसे बकवास चैप्टर था अभी। जाइलोफाइलम में, ये क्या हो गया, ये तो कोई फाइलम है ही नहीं, जाइलोफाइलम। इज इट अ एनिमल और प्लांट, इतना तो बता दो, ये प्लांट है या एनिमल है? प्लांट। कौन बोला? कौन है? कौन? अंश। अच्छा, अंश, अंश आप बोल रहे हैं, प्लांट है, कहां से प्लांट है? फाइलम निडिया। हाँ, फाइलम निडेरियंस से हम लोग बोलते हैं, दैट कम्स अंडर एनिमल किंगडम। इट इज नॉट अ प्लांट, इट इज एन एनिमल। ठीक है, आपके अमन सर जवाब दे रहे हैं, एनिमल है। सिलेंट्रेटा में सेकंड जो आपने पढ़ा था फाइलम, दैट इज पोरीफेरा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में ये आता है, दैट इज निडेरियंस, इन्हें हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, अगर हम इसके इंजेक्शन, या ये क्या है, हम लिख सकते हैं ये मल्टी सेलुलर है, दोनों यूनिसेलुलर था,
लेकिन इट इज मल्टी सेलुलर सिलेंटरेट, इट इज मल्टी सेलुलर सिलेंटरेट। हो गया। देखो इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है, याद रखो, वास जैसा होता है, एक गुलदस्ता जैसा होता है, एक वास जैसा होता है, और इसमें एक ही सिंगल ओपनिंग होता है। वैसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें एक ही ओपनिंग है, ठीक है, एक ही ओपनिंग है किस चीज के लिए, फॉर द इनटेक ऑफ फूड एज वेल एज फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, दैट इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें एक ही ओपनिंग होता है ऊपर साइड, नीचे एनस वगैरह कुछ नहीं है, वहीं से फूड जाएगा, वहीं से वेस्ट मटेरियल बाहर भी निकलता है। तो वैसा ब्लाइंड सैक प्लान हम कहते हैं, या हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। एक ही माउथ है ऊपर, और इसमें क्या होता है, यहां पे समझो आर्म लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग टेंटिकल्स कहते हैं। हाइड्रा जनरली क्या होता है, किसी रॉक सरफेस से अटैच होता है, ठीक है, किसी रॉक सरफेस, मतलब मूव नहीं कर रहा है। पानी में मान लो है, इसको कोई अपना शिकार दिखेगा तो ये पकड़ने की कोशिश करेगा, तो ये तो एक ही जगह स्थिर है, इसका शिकार तो फ्लोट करके या स्विम करके भाग सकता है। तो ये करता क्या है, इसके आर्म लाइक स्ट्रक्चर को टेंटिकल्स कहते हैं, ठीक है। मैं फिगर बना रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा, याद आ जाएगा। ये समझो ठीक है, ये है ऐसा, ये एक ही ओपनिंग होता है, माउथ होता है, ठीक है, एक ही इसमें माउथ प्रेजेंट होता है, और ये इसका सिंगल माउथ है समझो, ठीक है। ऊपर क्या होता है, आर्म लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इन आर्म लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, टेंटिकल्स कहते हैं, टेंटिकल्स कहते हैं, ठीक है। अब इस टेंटिकल्स में, अब देखो इसे सिलेंट्रेट क्यों कहते हैं, जो अंदर बड़ा सा कैविटी इसमें प्रेजेंट होता है, इसे हम सिलेंटेरॉन कहते हैं, इस कैविटी को, इसीलिए इसको सिलेंट्रेट्स कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसे हम नीडेरियंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके टेंटिकल्स में कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, समझो स्पेशल सेल्स, कैसे सेल्स, ऐसे तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें ये न्यूक्लियस हो गया, एक तरह का ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जो कि पॉइजन बनाता है, ठीक है। इस ऑर्गेनेल को हम निमैटोसिस्ट कहते हैं, जैसे कि ऑर्गेनेल होता है ना, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ऑर्गेनेल है जो कि क्या बनाएगा, पॉइजन। सेल को हम क्या कह रहे हैं, ये पूरा जो सेल है इससे हम स्टिंग सेल कहते हैं, या इसी सेल्स को जो कि इसके टेंटिकल्स में प्रेजेंट रहता है, इसे नीडोब्लास्ट भी कहते हैं, नीडोब्लास्ट, या इसी को हम और स्टिंग सेल्स कहते हैं। सिंपल सा चीज समझना, ध्यान से देखो, सिंपल सा चीज समझना कि इसके आर्म में क्या है कि स्टिंग सेल्स प्रेजेंट है। वो काम कैसे करता है, अगर ये किसी भी अपने शिकार को पकड़ता है तो वो स्टिंग दबता है, और दबेगा तो अंदर से पॉइजन सिक्रीट होता है। स्टिंग सेल को हम क्या कह रहे हैं, स्टिंग सेल का नाम आपका यहां लिखे, नीडोब्लास्ट या स्टिंग सेल, इसीलिए इसको नीडेरियंस भी हम बोलते हैं सिलेंट्रेट को। दूसरा चीज क्या हो गया, इस नीडोब्लास्ट में कौन सा ऑर्गेनेल है जो बना रहा है पॉइजन भाई, तो ये निमैटोसिस्ट बनाता है पॉइजन, और वो पॉइजन क्या करता है, उस शिकार को टेम्पोरली पैरालाइज कर देता है, वो इधर नहीं भागेगा, तो जो चांसेस ऑफ इनटेक है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और हाइड्रा को सुविधा होती है कि वो क्या करता है, आराम से फूड को पकड़ेगा, अपने माउथ के अंदर डाल लेता है। बस इंजेक्शन में ही डिफरेंस है अमीबा, पैरामेशियम एंड हाइड्रा। अमीबा में स्यूडोपोडिया से इंजेक्शन हो रहा है, पैरामेशियम में सीलिया से हो रहा है, और हाइड्रा में टेंटिकल से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे टेंटिकल्स में क्या प्रेजेंट है, जो सेल्स है याद रखना है उसका नाम नीडोब्लास्ट है या स्टिंग सेल्स है, एंड द जो सेल ऑर्गेनेल है, दिस सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज निमैटोसिस्ट एंड इट मेक पॉइजन। वो क्या बनाता है, पॉइजन बनाता है, ठीक है। समझ में आया, सारे लोगों को क्लियर है? तो हम लोग लिखते हैं इसको, ये फिगर बना लो।
फिगर जल्दी से बनाइए 2 मिनट के अंदर, काफी कुछ हमें पढ़ना है। चलिए 1 मिनट और दे रहे हैं जल्दी से, और जिसका कुछ छूट जाता है जल्दी जल्दी ड्रॉ कीजिए, बाद में उसको फेयर कीजिएगा, ठीक है? मतलब वीडियो देख के आप उसको नोट डाउन, उसको क्लियर कर लीजिएगा फिगर को। हो गया? चलिए मैं मिटा रहा हूं, जिसका छूट जाएगा वो वीडियो में देख लीजिएगा। अब देखो, सिर्फ इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है वो हम लिख लेते हैं, हमारा ये भी न्यूट्रिशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा स्मॉलर ऑर्गेनिज्म का। फिर हम आ जाएंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है? हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भी फर्स्ट पॉइंट ऐसे कर लेना, इंजेशन। इंजेशन लिखिएगा, इट अकर्स बाय टेंटिकल्स। इट अकर्स बाय टेंटिकल्स, लिखिएगा टेंटिकल्स कंटेन नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट अंडरलाइन में कर दे रहा हूं, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? स्टिंग सेल्स। स्टिंग सेल्स, नीडोब्लास्ट और स्टिंग सेल्स in which cell organelle nematocyst make poison which temporarily paralyze the prey. सर प्रे क्या है? प्रे मतलब शिकार, एंड प्रेडेटर मतलब शिकारी। हो गया? बाकी जितने भी प्रोसेस है इसमें वो भी सिमिलर होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू अमीबा। वही सब प्रोसेस, डाइजेशन वगैरह सबकी वैसा ही होगा, ठीक है? हम लिख सकते हैं रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस आर सिमिलर टू अमीबा। ये हमारा न्यूट्रिशन इन हाइड्रा का टॉपिक पूरा हो गया, ठीक है? मतलब हमें स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स का जो टॉपिक है हमारा, वो हमारा टॉपिक पूरा हो गया। यहां तक क्लियर है? अब ये लिख लो इसको पहले। हो गया? चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, अब बनाइए तो जल्दी से। लास्ट में ऑप्शन रिपीट हो गया है, ग्रीन प्लांट्स एंड प्लांट्स हो गया है, ग्रीन प्लांट्स एक ही होगा, एंड सम बैक्टीरिया लिखा हुआ है। एक मिनट का टाइम देंगे, 30-40-20 सेकंड और है, जल्दी। सारे लोग जवाब देंगे। अभी 14 ने दिया है सर। बाकी 4 लोग जल्दी से, 2 लोग। हो गया? चलिए मैं एंड कर रहा हूं।
देखिए क्वेश्चन था ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा जा रहा है। बैक्टीरिया वायरस तो हो ही नहीं सकता। बैक्टीरिया तो ऐसा नहीं कि सारे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक भी बैक्टीरिया होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। कुछ पैरासिटिक मोड भी दिखाता है। अगर पैरासाइटिक मोड नहीं होता तो हमें बीमारी तो कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो होता ही नहीं, ठीक है। देखो तो वायरस की हम बात कर रहे हैं, वायरस क्या है? वायरस तो ए सेलुलर में आता है, वो ऑटोट्रॉफिक कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ पैरासिटिक होता है, जब बॉडी के अंदर जाएगा तब न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करता है या वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही शो करता है। सारे बैक्टीरिया नहीं होंगे। फंजाई तो हेट्रोट्रॉप्स में आता है, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। दैट इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हो गया? देखिए एक चीज मैंने, आप देखो, सबसे ज्यादा ये चीज शायद मैंने नहीं बताया था, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो ऑब्जर्व किया जाता है वो ब्लू रीजन ऑफ लाइट में ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस है वो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व ब्लू लाइट में ही किया जाता है, ब्लू रीजन ऑफ लाइट में। ग्रीन वायलेट तो होगा ही नहीं। या दो एक्सट्रीम मानते हैं हम लोग, एक 400 नैनोमीटर वाला दैट इज ब्लू लाइट या ब्लू कंपोनेंट हम कहते हैं, दूसरा जो हो गया 700 के बीच में जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वेवलेंथ का हमारा, ठीक है। तो ब्लू रीजन में ही क्या होता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑब्जर्व किया जाता है। सर हाँ बोलिए। सर लेकिन रेड लाइट की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है ना? हाँ लेकिन पूरा का पूरा देखो, फोटो जो सनलाइट होता है उसमें 50% ही सनलाइट पार होता है, PAR बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो हम देखेंगे, एंड एक्शन स्पेक्ट्रम 11th में ये पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस में पढ़ना है, ठीक है। एक चैप्टर ही है प्लांट फिजियोलॉजी में, तो उसमें हम लोगों को ये देखना है कि ब्लू रीजन में क्या होता है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस ऑब्जर्व किया गया। दो पीक ऑब्जर्व किए जाते हैं, ब्लू और रेड दोनों में पीक ज्यादा होता है, लेकिन रेड में रेड इफेक्ट देखने को मिलता है हम लोग, ठीक है, रेड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जब ज्यादा बढ़ जाएगा ना, जैसे रेड ड्रॉप हम कहते हैं उसे, जब 700 600 से 680 से ऊपर होता है लाइट, तो एक ही फोटो सिस्टम काम कर रहा होता है, जिसे जिसके कारण रेड ड्रॉप होता है, थोड़ा सा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, समझना। मतलब ब्लू और रेड में ज्यादा दोनों में हो रहा है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं तो रेड की तुलना में ब्लू में क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देखिए तो।
हो गया? देखिए इसमें से 7 लोगों ने जवाब दिया स्यूडोपोडिया का और 4 लोगों ने टेंटिकल्स, 6-8 लोगों ने सीलिया बोला। ये 8 लोग ही क्लास करने के लायक है, क्योंकि आप देखो क्लास में ही आप सोए हुए हो, अभी ना पढ़ा है। पैरामेशियम में किससे करता है? स्यूडोपोडिया से। 7 लोग क्या कुछ खाओ के बैठे हुए क्या, होश में नहीं हो? अभी ना पढ़ाए थे, अभी देखो अभी पढ़ाए थे कि हाँ सीलिया का फिगर बनाए थे पैरामेशियम में। तो करेक्ट आंसर है सीलिया। जो लोग गलत आंसर दिए इस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली, वो तो देना नहीं चाहिए था, सारे लोगों को सीलिया बोलना चाहिए था। एनीवेज आप ध्यान दो, क्लास में ही समझने की कोशिश करो, ठीक है? नहीं समझ में आया तो पूछिए ना। चलिए देखिए, ये तो कुछ क्वेश्चंस हो गए। आपको करना क्या है, समझना इस चीज को। 1 मिनट रुकिएगा। मैं शेयर कर रहा हूं आपको, देख हम कुछ देख लेते हैं बुक्स अपने बारे में, देखिएगा। सारे लोग को दिख रहा है? सारे लोग विजिबल है? बुक Yes, आपका sir. आपका अपना एनसीईआरटी सामने है, देखिए भाई। Yes, sir. चलिए देखिए, इसमें बेसिकली हम एनसीईआरटी में क्या क्या टॉपिक अभी तक हम लोग का कवर हो चुका है। लाइफ प्रोसेस जो टॉपिक पहला दिया हुआ है, पहला तो इंट्रो है कि हाँ हम लोग खाना क्यों खाते हैं। ये तो बचपन से ही 5वां क्लास से पढ़ रहे हो कि हाँ खाने एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी हमको चाहिए, इसीलिए हम खाना है। लाइफ प्रोसेस की बात हम करते हैं तो देखो, लाइफ प्रोसेस में सिंपल दिया हुआ जो है दैट इज कि जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहे हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, उन सबको कलेक्टिवली ही हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है? देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप सभी को देख रहा होगा क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। देखो डिफ्यूजन का जो रेट होता है, जैसे मान लो हम यूनिसेलुलर बोल रहे हैं, उसमें एक्सचेंज कैसे होगा? ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है, अंदर डिफ्यूज कर जाएगा, अंदर CO2 ज्यादा बना तो वो बाहर चला गया। लेकिन मान लो हम अपनी बात कर रहे हैं तो डिफ्यूजन यहां से अब स्किन में से ऑक्सीजन अंदर घुसेगा और पूरे बॉडी पर फ्लो करके जाएगा डिफ्यूज करके, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस है, 4 सेंटीमीटर पर आवर के स्पीड से डिफ्यूज होता है, ठीक है? गैसेस 4 सेंटीमीटर, समझो इतना सा बढ़ेगा 4 सेंटीमीटर 1 घंटा में। मतलब यहाँ अगर डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ तो यहाँ 1 घंटा के बाद पहुंचेगा। तो कैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो एनर्जी डिमांड होता है वो ज्यादा होता है, और ज्यादा एनर्जी के लिए जल्दी जल्दी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड चाहिए, और इसी के लिए मल्टी सेलुलर में क्या होता है? डिफ्यूजन इनसफिशिएंट होता है गैसेस का। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं पे देखना, What criteria do we use to decide whether something is alive? सिंपल, बहुत सारे हम कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज बोलते हैं या डिफाइन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। सिंपल, सबसे पहला चीज है ग्रोथ, वो ग्रो करना चाहिए। लेकिन भाई ग्रो तो माउंटेन भी करता है। बोलोगे कैसे करता है? उसमें मान लो सैंड डिपॉजिट हुए जा रहा है तो वो क्या होगा? ग्रो करेगा। सैंड ड्यून्स आपने सुना होगा, सैंड ड्यून्स बालू क्या होता है? टीला जैसा रहता है, बालू डिपॉजिट होगा तो ग्रो करेगा। तो एक्सटर्नल ग्रोथ है, ठीक है? ग्रोथ 2 तरह का होता है, एक्सट्रिंसिक, अगर बाहर से ग्रोथ हो रहा है, कुछ चीज हम डिपॉजिट किए जा रहे हैं तो वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगा। जैसे मान लो मैं हूं, अब यहां से मोटा सा जैकेट पहन ले, तो ये बाहर से ना ग्रो किए, अंदर से थोड़ी ना किए, तो ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगा। सॉरी, ट्रेन जा रही है। बाहर से जो ग्रोथ हो रहा है दैट इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अंदर से जो बॉडी फैल रहा है या डिवीजन ऑफ सेल के कारण ग्रोथ होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक
ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, या हम कह सकते हैं मूवमेंट हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, ये सारे जो प्रॉपर्टीज होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वही चीज, वो सारी प्रॉपर्टीज क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। हम कह सकते हैं किसी भी लिविंग थिंग को, या किसी भी थिंग को कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। एक मिनट रुकिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। आउटसाइड रॉ मटेरियल वो क्या यूज कर रहा है, आउटसाइड में क्या हो रहा है, अगर वो हेट्रोट्रॉप है या ऑटोट्रॉप, दोनों ही केस में वो ऑक्सीजन तो लेगा ही लेगा, ठीक है। पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज, वाटर भी वो इनटेक करता है, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया। ये आउटसाइड से क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल है जो ऑर्गेनिज्म यूज करता है उसको। अगर ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉप होगा तो वो फूड भी बाहर से लेगा, लेकिन ऑटोट्रॉप होगा तो अपना खाना खुद बनाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। कौन से प्रोसेस है, तो न्यूट्रिशन चाहिए सबसे पहले। कोई भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल स्टेट में रखने के लिए कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा। तो कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी कहां से मिलेगा, न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन से एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, तो रेस्पिरेशन होगा। जो भी चीज हम खा रहे हैं वो उसमें वेस्ट मटेरियल भी जनरेट होता है, जिसका एक फ्रीक्वेंट एक डेफिनेट टाइम इंटरवल पे रिमूवल होना चाहिए, दैट इज एक्सक्रीशन भी होगा। तो ये तमाम प्रोसेसेस जो है, दैट प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। नेक्स्ट देखो, ये तो एक इंट्रोडक्शन था लाइफ प्रोसेस का। न्यूट्रिशन में हम आते हैं। देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, यहीं पे दिया हुआ है। लीफ के एनाटॉमी को दिया हुआ है सिंपल। इस क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर में देखना, लीफ के एनाटॉमी में रहता क्या क्या है, ठीक है। इसको, इसमें है क्या, समझो यहां पे। एक मिनट, देखो, ये सबसे ऊपर का जो लेयर है इसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ये ऊपर का एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। ऊपर और नीचे का एपिडर्मिस हो गया। ऊपर वाले सरफेस को, लीफ के अपर सरफेस को हम एडैक्सियल सरफेस कहते हैं। अभी इसको हम लोग शेयर कर लेंगे तो हम फिगर बना देंगे इसका। ऊपर वाले सरफेस को एडैक्सियल सरफेस कहते हैं, अंदर नीचे वाले जो सरफेस होता है उसे एबैक्सियल सरफेस कहते हैं। दो तरह का हमारा प्लांट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडन्स प्रेजेंट इन सीड। एक को डाइकॉट कहते हैं, दो कॉटिलिडन, जैसे चना हो गया। दूसरा क्या हो गया, मोनोकॉट, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया। इसमें एक ही कॉटिलिडन होता है, ठीक है। तो चना के केस में, डाइकॉट के केस में, जो डाइकॉट के लीफ में, मान लो चना का हम लीफ ले रहे हैं या मटर का लीफ ले रहे हैं, तो उसमें नीचे साइड में देखो यहाँ पे स्टोमेटा दिया हुआ है। ये क्रॉस सेक्शनल जनरली हम बनाते हैं डाइकॉट लीफ का, तो नीचे स्टोमेटा ज्यादा होता है डाइकॉट लीफ में ऊपर की तुलना में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। स्टोमेटा क्या है, सिंपल पोर लाइक स्ट्रक्चर विच इज एक्सटर्नली गार्डेड बाय गार्ड सेल्स। दो सेल होता है जो उसको, उसके ओपनिंग और क्लोजिंग को मेंटेन करता है, दैट इज गार्ड सेल। उसका भी अभी हम लोग फिगर देख लेंगे, ठीक है। लीफ में मेन जो सेल्स होते हैं दैट इज मेसोफिल सेल। ये जो सेल दिख रहा है ना, लंबा लंबा पिलर लाइक सेल्स, these cells are known as mesophyll cells. These are different from other plant cells by containing more number of chloroplast. मतलब सिंपल समझना कि इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा होता है, 20 से 40 के बीच होता है पर सेल। एक मेसोफिल सेल में 20 से लगभग 40 के बीच क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का नंबर होता है। जितना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट उतना ज्यादा क्लोरोफिल, जितना ज्यादा क्लोरोफिल उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस। इसलिए हम कहते हैं जो मेन साइट होता है फोटोसिंथेसिस का, वो क्या होता है, लीफ होता है। लीफ को हल्का बनाने के लिए उसमें क्या होता है, एयर स्पेसेस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। देखो एक्टिविटी जो हम लोगों ने किया था, यहाँ पे क्लोरोफिल नेसेसरी है कि नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो यहाँ पे एक मनी प्लांट या क्रोटॉन के एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था, वेराइजेटेड लीफ, जो मैंने बताया अभी था। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट था हमारा, कि हम लोग क्या किए, कि उसको क्या किए थे, कि सिंपल उसको बॉईल कर देंगे, डी स्टार्च पहले कर देंगे, फिर अल्कोहल में बॉईल कर देंगे, आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई किए। तो यहाँ देखो, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है वो वही पार्ट है जो पहले क्या हुआ करता था, ग्रीन कलर हुआ करता था, ठीक है। चलो
नेक्स्ट देखो, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, गार्ड सेल्स ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। गार्ड सेल्स में क्या होता है, कैसे वो ओपन और क्लोज होता है, ये अभी फिगर से मैं बता दूंगा आपको। देखो हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन में कैसे ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है अपना न्यूट्रिशन, अमीबा दिया हुआ है, देखो यहाँ पे अमीबा दिया हुआ है, इस लाइन को पढ़ना। इस लाइन को पढ़ो, देखो, सॉरी, amoeba takes in food using temporary finger like extensions of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole, ठीक है। फूड वैक्यूल बनाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। यहीं पे देखो पैरामेशियम भी दिया हुआ है, पैरामेशियम किससे कर रहा है, तो यूनिसेलुलर है, द सेल हैज अ डेफिनिट शेप एंड फूड इज टेकन इन अ स्पेसिफिक स्पॉट, और वो स्पेसिफिक स्पॉट क्या है, साइटोप्रोक्ट, जो उसका मुंह है, ठीक है। और कैसे मूव करता है फूड, तो सीलिया की मदद से। तो यहां तक का पार्ट हम लोग का 6.2.3 हो गया है। अब हमें ह्यूमन में न्यूट्रिशन देखना है, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर और डायग्राम वगैरह हमको देखना है। यहां तक का पार्ट हम लोगों का हो गया है। देखो तुमको दो ही बुक पढ़ना है, एक एनसीईआरटी पढ़ना है और दूसरा भी एनसीईआरटी पढ़ना है। और वो एनसीईआरटी है कौन सा, मैं अभी आपको दिखा देता हूं, एक मिनट रुक जाना। चलिए यहां तक क्लियर है सबका। तो हम लोगों ने अपना बुक भी देख लिया कि हाँ कहां तक का पार्ट हो चुका है। ये पार्ट सिंपल 6.2.3 तक आप अपने से पढ़ लेना। मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, एक मिनट रुकना। एक मिनट देखिए, देखिए दूसरा जो एनसीईआरटी है दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी के से जो हम कहते हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, लेकिन एनसीईआरटी में ढूंढा जाता है तो वो सब क्वेश्चन नहीं मिलता है। तो एक्चुअली में सीबीएसई कहां से क्वेश्चन उठाती है, तो उन्होंने एक और, किसी का माइक ऑन है वो ऑफ कर लीजिएगा। एक्चुअली में सीबीएसई कहां से क्वेश्चंस उठा रहे हैं, ठीक है, या किस कॉन्सेप्ट को वो यूज करते हैं, तो उसके लिए वो अपने लिए एक प्रैक्टिस बुक भी दिया गया है एनसीईआरटी ने। दैट इज, अब देखो ये एनसीईआरटी का ही बुक है, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी के बाद जो दूसरा दो ही बुक आपको करना है, एक एनसीईआरटी दूसरा एग्जाम्पलर, तीसरा कुछ पढ़ना ही नहीं किसी बुक को उठा के, ठीक है। उससे आप दिनेश का पढ़ोगे, आप एस्टन का पढ़ोगे, उससे क्वेश्चंस नहीं आने वाले। वो दिनेश या एस्टन जाके आपका एग्जाम नहीं लेगा, वो क्वेश्चन सेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपका प्रेस्क्राइब्ड है, एनसीईआरटी एंड सेकंड जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब देखो इसमें कितना बढ़िया से दिया हुआ है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको अभी हम लोग कर रहे हैं। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है आपको, देखो हर चैप्टर में लगभग 40 के अप्रोक्स क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। नीचे क्या होता है देखोगे, यहाँ देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। देखो कितने ज्यादा है, क्योंकि ये 72 तुमको शॉर्ट तक क्वेश्चन दिया हुआ है, और फिर देखो 73 से 82 जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, 2 साल पहले 10th के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, जो अभी हम लोग डिफरेंट सब स्टेजेस में फिगर बना के देंगे। सिंपल वो फिगर बना के एक्सप्लेन कर देते, 5 नंबर तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, यहाँ देखो हम लोग किन किन चीजों को पढ़ लिया हम लोगों ने। तो आपको जो प्रैक्टिस करना है, स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूं सारे लोगों को, कोई एक्स्ट्रा बुक आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इससे बाहर इतना 2 बुक बना लोगे फुल में फुल मार्क्स रहेगा, 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है, ठीक है। साइंस और मैथ्स में एग्जाम्पलर आता है। पहला क्वेश्चन हम देख लेते, जो जो क्वेश्चन अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा, सारे लोगों को दिख रहा है, एक बार क्लियर कर लीजिए। तो क्या सारे लोगों को दिख रहा है? यस सर। Yes.
कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉफ इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन है आपका, आप देख रहे होगे अपने स्क्रीन पे। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, which of the following statement about the autotrophs is incorrect। देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है they synthesize carbohydrates from carbon dioxide, incorrect। देखो जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना, ये सब चीज ना, जिस समय तुम क्वेश्चन अपने मार्क कर रहे हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में रहते हैं, आप जिस समय उसको पढ़ रहे हो ना, उसी समय वो एग्जैक्ट उस पॉइंट को ना हाईलाइट कर देना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि हमेशा मिस्टेक हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि जब भी पढ़ोगे तो पहला ऑप्शन सही लगेगा, और सही लगेगा उसको तुम टिक मार के आगे बढ़ जाओगे, लेकिन इसमें से 3 ऑप्शन सही होगा, एक ही गलत होगा। हमको इनकरेक्ट निकालना है, ठीक है? तो 3 ऑप्शन क्या होगा? सही होगा आपका सी। मैक्सिमम लोगों ने सी दिया, देख लेते हैं, मैंने पढ़ा नहीं। देखो पहला, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये सही है। दूसरा चीज क्या है? मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और स्टोरेज उनका किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है? तो ये भी सही है। तीसरा देखो, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, नहीं ये तो गलत हो गया। एब्सेंस ऑफ सनलाइट में क्या होता है? और देखोगे ग्रीन प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन में पहले ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, मतलब स्टार्ट जो होता है फूड चेन का वो इसी प्लांट से या ऑटोट्रॉफ से होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। बाहर कहां ब्रेक हो रहा है, ठीक है? ये देखना। सेकंड क्वेश्चन के लिए ऑप्शन दे रहे हो आप लोग? मानस सेकंड के लिए ना? यस सर। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। आप लोग ऑप्शन, आप चैट में बोलो ऑप्शन इसका, मैं देख रहा हूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें पूछ रहा है इन जो ग्रुप्स दिए हैं ऑर्गेनिज्म के, आउटसाइड द बॉडी कौन होता है? देखो तो मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा। ग्रीन प्लांट्स में एब्जॉर्प्शन क्यों करेगा भाई? वो तो खुद बना रहा है खाना। ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। देखो एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, ये क्या है? सी ऑप्शन हम देख लेते हैं। अमीबा, कस्कूटा। कस्कूटा टोटल स्टेम पैरासाइट होता है। पैरामीशियम और अमीबा में क्या होता है? होलोजोइक मोड होता है, तो इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सीधे इंजेक्शन होगा, डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा। डी देखो, कस्कूटा, लाइस, टेपवर्म, तीनों का तीनों क्या है आपका? कस्कूटा टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, ठीक है? अमरबेल कहते हैं इसको हिंदी में। बहुत देखोगे तुम अमरूद पे या आम पे एक लत्तर जैसा चढ़ जाता है पेड़, ठीक है? और वो उस आम या अमरूद के पेड़ को डैमेज कर देता है, उसी को कस्कूटा कहते हैं, टोटल स्टेम पैरासाइट। वो अपना खाना नहीं बनाता है, वो उस प्लांट से जिसपे वो चढ़ा है ऊपर, उससे वो न्यूट्रिशन लेता है। नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। हेट्रोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटो, हेट्रोट्रॉप्स तो फोटोसिंथेसिस करेगा ही नहीं। सी देखो, हेट्रोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेट्रोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं बनाते, गलत हो गया। हेट्रोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बन, मतलब मोटा मोटी पहला ही ऑप्शन बोल रहा है हेट्रोट्रॉप के बारे में, बाकी बोल रहा है कि हेट्रोट्रॉप ऑटोट्रॉप का फंक्शन कर रहा है, जो कि गलत होगा। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत सही, सारे लोगों ने सही ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है? बहुत सही, मतलब समझ में आ रहा है पढ़ाई। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ये अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है? ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। मैं आगे बढ़ता हूं, ये मल्टीपल चॉइस का हो गया, ठीक है? आगे अब जितना भी होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का होगा, लेकिन हम स्मॉल आंसर में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? शॉर्ट आंसर में क्वेश्चंस को देखो। शॉर्ट आंसर में देखो 1 2 3 वाई मल्टीपल चॉइस का, आपको प्रैक्टिस यही करना है। मैं इसको शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप पे, ठीक है? ग्रुप पे मैं डाल दूंगा इसको। आप प्रैक्टिस के लिए यही आपको देखना है, यही आपका क्वेश्चन बैंक है, समझो, इसी से बनाना है। नेम द फॉलोइंग, शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 36, द प्रोसेस इन प्लांट दैट लिंक्स लाइट एनर्जी विद केमिकल एनर्जी। हम जानते हैं क्या हो जाएगा? 36 का ए फोटोसिंथेसिस, ठीक है? 36 का ए क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। दूसरा देखो,
ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। सी देखो, द सेल ऑर्गेनेल वेयर फोटोसिंथेसिस अगर्स, कौन से सेल ऑर्गेनेल में हो रहा है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट। हाँ। सेल्स दैट सराउंड अ स्टोमेटल पोर्ट, अभी मैंने बताया कि वो सेल को Guard क्या cell. बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, ई ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, उन्हें हम क्या कहते हैं? Heterotrophs. Heterotrophs. एफ देखो, एन एंजाइम सिक्रेटेड, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, एफ छोड़ दे रहे हम लोग। जो जितना पढ़े उतना तक का क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 का देखो, ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट। सारे प्लांट्स करते हैं ऐसा? नहीं करते। अब समझो कैसे नहीं करते। अब मान लो कि हम बात कर रहे हैं वैसे प्लांट जो कि एकदम ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, मान लो एकदम डेजर्ट में रह रहे हैं। अब दिन में वो स्टोमेटा खोलेगा ना तो वाटर लॉस से मर जाएगा। तो दिन में वो CO2 एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब दिन में स्टोमेटा बंद किए रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि दिन में अगर स्टोमेटा वो खोलेगा तो वाटर लॉस से मर जाएगा। तो करता वो क्या है? अब फोटोसिंथेसिस तो दिन में ही होना है, तो वो करता क्या है? रात में CO2 को लेता है, मतलब रात में स्टोमेटा उसका खुलेगा, CO2 अंदर ले लिया, लेकिन उस CO2 को एक टेम्पोररी स्टोर कर लेता है एक एसिड के फॉर्म में। दिस एसिड इज नोन एज मैलिक एसिड। क्या कहते हैं? मैलिक एसिड। मैंने क्या बोला कि रात में CO2 वो लेगा, रात में लेगा, और उसके बाद से क्या करेगा? वो इसको टेम्पोरली स्टोर कर लेगा मैलिक एसिड के फॉर्म में, और दिन में फोटोसिंथेसिस करेगा। स्टोमेटा बंद रहेगा दिन में, लेकिन लाइट तो दिन ही में ना है, रात में तो लाइट है नहीं, तो रात में वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, वो दिन में करता है। तो ये गलत हो गया। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? नो। गिव रीजन, मैंने बता दिया। हाउ डू द गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? यहां पे देखो, मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं, बोर्ड देखना। अब देखो 2-3 पॉइंट रह गया बीच बीच में, देखो क्वेश्चन से हम लोग को पॉइंट भी मिल जा रहा है। पहला चीज क्या है? गार्ड सेल्स का ओपनिंग या क्लोजिंग मैन हम देख लेते हैं। गार्ड सेल डाइकोट में कहां पे है? समझो, जैसे एडैक्सियल बोलते हैं, अपर वाले सरफेस को एडैक्सियल सरफेस बोलते हैं, लोअर वाले को एबैक्सियल बोलते हैं। ए और डी और बी का फर्क है। ऊपर वाला एडैक्सियल, अपर सरफेस ऑफ लीफ इज नोन एज एडैक्सियल सरफेस एंड लोअर सरफेस इज नोन एज एबैक्सियल सरफेस। क्लियर है? अब देखो यहां क्या हो रहा है, गार्ड सेल कैसे प्रेजेंट है? ये ऐसा हो गया, ठीक है। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। इसका अंदर वाला वॉल जो होता है ना, वो मोटा होता है। अंदर वाला वॉल मोटा होता है। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग होता कैसे है? पानी अंदर घुसता है तो ये फूलना स्टार्ट करता है। पानी अंदर घुसा, फूलना स्टार्ट तो जो है वो क्या है? बाहर वाले से ही ना पानी घुसेगा, क्योंकि बाहर वाला थे ना, अंदर वाला ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? फूल जाता है और खुल जाता है। तो जब हम क्या कर सकते हैं, जब इनवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का, इनवर्ड मूवमेंट वाटर का, तो ये क्या हो जाता है? स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और जब वाटर बाहर की तरफ क्या हो जाएगा? डिफ्यूज कर जाएगा बाहर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? अब वो टाइट उतना नहीं रहा, क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? क्लोज ऑफ हो जाएगा। तो आउटवर्ड मूवमेंट वाटर का होता है तो वो क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझना, पानी अंदर घुसता है तो स्टोमेटा खुलता है, पानी अंदर बाहर की तरफ जाएगा तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे। देखो मैंने कहा कि स्टोमेटा है कैसा, ऐसा समझो। ठीक है, अंदर वाला जो वॉल है ये मोटा है, बाहर वाला जो वॉल है वो पतला है। तो बाहर से अंदर की तरफ क्या होता है? पानी मूव करता है। ठीक है, अब ये बाहर से अंदर की तरफ पानी मूव कर रहा है तो ये क्या होगा? फूलेगा। टर्जिड बोलते हैं इसको, टर्जिडिटी बोलते हैं कि ये स्वेल होना स्टार्ट होगा, टाइट हो जाएगा। ठीक है, और टाइट होके क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। ये ओपन हो गया स्टोमेटा। मतलब इनवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का तो स्टोमेटा ओपन होता है। हम सिंपल कह सकते हैं इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर कॉजेज ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा causes closing of the stomata। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक, तो ये चीज स्टोमेटा का स्ट्रक्चर एक हो गया। एक लीफ का मैं स्ट्रक्चर बता रहा था, कैसा होता है देख लो, एनाटॉमी लीफ का।
लीफ का एनाटॉमी देखो, ऊपर वाला है एडैक्सियल, नीचे वाला है एबैक्सियल, दोनों पे एक सिंगल लेयर होता है सेल का जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस, सॉरी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है ये सेल एक तरह का वैक्सी सब्सटेंस निकलता है, ठीक है। ये वैक्सी जो सब्सटेंस है, इस वैक्स के लेयर को क्यूटीन बोलते हैं, और ये जो पूरा लेयर बन जाता है इसे हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। वैक्सी सब्सटेंस को क्या बोल रहे हैं, क्यूटीन। मतलब समझो कि जो ऊपर का लेयर है एपिडर्मिस, वो एक तरह का क्या निकल रहा है, वैक्स निकल रहा है, ठीक है। वैक्सी सब्सटेंस को, उस सब्सटेंस को क्यूटीन कहते हैं, और उसका जो लेयर बन जाता है उसी को क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। तो इसके ऊपर क्या है, लेयर प्रेजेंट है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्यूटिकल कह रहे हैं। इस एपिडर्मिस के ठीक नीचे, क्योंकि धूप कहां से पड़ेगा, ऊपर वाले ना, लीफ ज्यादातर उगता है तो ऐसा होता है, ठीक है। तो अपर सरफेस के ठीक नीचे सेल में क्लोरोप्लास्ट का नंबर बाकी सेल की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है, और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल्स कहते हैं। मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना होता है, 20 से लेके 40 तक होता है। इनसे हम क्या कह रहे हैं, मेसोफिल सेल्स। और लीफ में, जैसे जनरली तो हम कहते हैं कि पूरे प्लांट बॉडी में जो साइट है फोटोसिंथेसिस का वो कौन सा है, लीफ है। लेकिन अगर मैं लीफ की बात करूं तो लीफ में क्या होता है, मेसोफिल सेल्स, ठीक है। इसके अंदर पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, एयर स्पेसेस, ताकि लीफ को क्या करेगा, हल्का बनाएगा। हल्का बनाएगा तभी तो हवा में उड़ता रहता है। हवा में उड़ने का फायदा क्या है, हवा में उड़ेगा तो जल्दी जल्दी क्या हो जाए, आप जानते हो इवापोरेशन, अपने 9th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, इवापोरेशन का फैक्टर जो कि उसको अफेक्ट करता है, दैट इज विंड स्पीड, है ना। मतलब जितना ज्यादा हवा लगेगा उतना तेजी से पानी उड़ेगा, जितना तेजी से पानी उड़ेगा उतना तेजी से ठंडा होगा, उतना ज्यादा कूलिंग इफेक्ट होगा। तो ट्रांसपिरेशन आप जानते हो, जो कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ वेपर, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। एंड ट्रांसपिरेशन का जो रेट है ये अफेक्टेड होता है किस पे, विंड स्पीड पे, सरफेस एरिया पे। और जितना ज्यादा ये पत्ता हिलेगा उतना ज्यादा उसको हवा लगेगा, जितना हवा लगेगा उतना पानी उड़ेगा, उतना वो ठंडा हो जाएगा। तो टू इंक्रीज द कूलिंग इफेक्ट लीफ मस्ट विंग, हवा में ऐसे ऐसे हिलते रहता है। ये हिलेगा कब, जब वो हल्का होगा। और हल्का होगा क्यों, क्योंकि इसके क्या, लीफ का एनाटॉमी क्लियर है, नीचे वाला सरफेस वैसा ही होगा, सिंगल है ऐसा, और जगह जगह पे क्या होगा, गार्ड सेगमेंट होगा, जो कि स्टोमेटा हो गया, ठीक है। मैंने बताया है डाइकोट में स्टोमेटा नीचे वाले में क्या होता है, ज्यादा होता है, ऊपर वाले में कम होता है। लेकिन अगर मैं मोनोकॉट की बात करूं, जैसे राइस के केस में या बीट के केस में, स्टोमेटा जितना नीचे होता है लगभग ही उतना ऊपर भी होता है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है सबको, लीफ का एनाटॉमी सबको क्लियर है। सर मेसोफिल रिपीट कर दीजिए। मेसोफिल फिर मैं रिपीट कर दूं, ओके। देखिए मेसोफिल सेल्स है क्या भाई, तो इस एपिडर्मिस के नीचे एक सेल का लेयर है, और वो सेल बाकी प्लांट सेल से कैसे डिफरेंट होते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर प्लांट सेल्स, एंड दीज सेल्स आर नोन एज मेसोफिल सेल्स। और मेन जो साइट है लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस का, वो क्या है, मेसोफिल सेल। इसके नीचे पैरेन्काइमा सेल होता है, आपने पढ़ा था 9th में टिश्यू में, जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा पहला पढ़ा होगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्टेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन फूड स्टोरेज होता है। यहीं पे क्या स्टोर है, स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। समझो इस पैरेन्काइमा सेल्स के बीच में एयर स्पेसेस प्रेजेंट होता है, जो लीफ को हल्का बनाता है, ताकि लीफ हवा में क्या होगा, इधर उधर मूव करे, जो कि क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट को बढ़ाता है, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई ऐसा जिसको नहीं क्लियर हो, सारे लोगों को क्लियर है। सर लीफ एनाटॉमी एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से समझा दे, अच्छा मैं फिगर मिटा के फिर से समझा दे रहा हूं। देखो ध्यान से, सारे लोग देखिए, ये अपर लेयर है सेल्स का, इसके ऊपर ये जो अपर लेयर है सेल्स का, समझना, ठीक है। इस लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। ये दोनों साइड प्रेजेंट होता है, ऊपर भी प्रेजेंट होगा, नीचे भी प्रेजेंट होगा। लेकिन नीचे
गार्ड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जगह जगह, या हम कह सकते हैं छेद होता है, इस छेद को स्टोमेटल या स्टोमेटा कहते हैं, और ये क्या हो गया, गार्ड सेल्स हो गए। हम लोगों ने गार्ड सेल्स के ओपनिंग क्लोजिंग को देख लिया कि पानी अंदर घुसेगा, गार्ड सेल खुलेगा या स्टोमेटा खुल जाएगा, गार्ड सेल फूलेगा और स्टोमेटा खुल जाएगा। ये एपिडर्मिस जो है ऊपर की तरफ, क्योंकि अब समझो ये अगर ये वैक्स नहीं रहता ऊपर में, ये क्यूटिकल का लेयर है, ठीक है, और जो वैक्सी सब्सटेंस है उसे हम क्या कह रहे हैं, क्यूटीन। अगर नहीं रहता वैक्सी सब्सटेंस तो क्या होता, धूप ज्यादा पेनिट्रेट करता और जल्दी जल्दी वाटर इवापोरेट करता। तो एक तरीके से प्लांट को वाटर लॉस से बचाने के लिए ये ऊपर से लेयर प्रेजेंट होता है। इसीलिए जब ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो हम अपने प्लांट को, वैसे प्लांट जिसमें वाटर इवापोरेशन तेज होता है, उसमें हम लोग वैसलीन का कोट लगा देते हैं ऊपर से, वैसलीन जो हम लोग यूज करते हैं उसको लगा देते हैं लीफ सरफेस पे। क्या होता है उससे कि जो भी उसके स्टोमेटा के पोर्स है वो क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे, या ऊपर से एक लेयर हो गया, तो ट्रांसपिरेशन का रेट डिक्रीज कर जाता है। ट्रांसपिरेशन घटा, वाटर लॉस कम होगा, प्लांट सर्वाइव कर जाएगा ड्राई कंडीशन में। लेकिन अगर मान लो कि वैसा प्लांट जिसमें स्टोमेटा ओपन रह जाता, वो मॉडिफाइड नहीं है, तो ड्राई कंडीशन में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये एपिडर्मिस है। अपर वाले सरफेस को एडैक्सियल कहते हैं, एडैक्सियल सरफेस। लोअर वाले को क्या कहते हैं, एबैक्सियल सरफेस कहते हैं। लोअर वाले को एबैक्सियल सरफेस कहते हैं। यहां देखो, इस अपर एपिडर्मिस के नीचे एक स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर काफी ज्यादा होता है दूसरे प्लांट सेल के तुलना में, और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना है, 20 से 40 के आसपास होता है। इसके नीचे पैरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, पैरेनकाइमा सेल्स है जो कि फूड को स्टोर करेंगे। लेकिन इन पैरेनकाइमा सेल्स के बीच में बहुत गैप होता है जिसके अंदर एयर भरा होता है, और ये एयर स्पेसेस के कारण इसका फायदा क्या है, वो लीफ को क्या बना देता है, लाइट बना देता है, हल्का बना देता है, ताकि वो हवा में क्या होगा, आसानी से मूव करेगा, और ट्रांसपिरेशन तेज होगा, जो कि उसको क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। तो आप देख लो एक बार फिगर, क्लियर है सारे लोगों को? यस सर। क्लियर है? तो यहां तक का पार्ट हो गया आपका। एनसीईआरटी 6.2.3 तक हो गया है। हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, मल्टीपल चॉइस एनसीईआरटी एग्जाम्पल मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, उसी से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। वो 72, 73 जो क्वेश्चन है सब बना जाना है एकदम, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग बनवाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मल्टीपल चॉइस में 3 क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 हमारा हो गया। 4th जो क्वेश्चन था वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे है। शॉर्ट आंसर में भी कुछ 2-3 क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग आंसर मैंने नहीं किया है, ठीक है, वो भी कर लेना है। तो आप बताओ यहां तक सबको क्लियर है? अब जिसको जिसको जो भी डाउट है वो पूछ सकता है। राघवेंद्र पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? नो सर, कुछ नहीं। अच्छा, और कोई जिसको डाउट हो? कुछ नहीं, चलिए बहुत अच्छे। और किसी को कोई डाउट? सर हाइड्रा में है सर। हाइड्रा में पूछिए, क्या डाउट है? पॉइजन। पॉइजन सिक्रीटिंग, समझो यहाँ पे देखो, हाइड्रा का समझो ऊपर का ही पार्ट बना रहे हैं, ये उसका टेंटिकल समझो। अब टेंटिकल के टिप पे ना ऐसा सेल प्रेजेंट है जो स्टिंग निकला हुआ है। ये स्टिंग कैसा है समझो, ऐसा सेल है, स्टिंग सेल ऐसा। ये स्टिंग जैसे ही दबेगा ना, दबेगा तो अंदर जो सेल ऑर्गेनेल है निमेटोसिस्ट, वो पॉइजन यहां से रिलीज कर देता है। ठीक है, तो जैसे ये दबता है वो पॉइजन रिलीज करता है, और ये पॉइजन क्या हो जाता है, बॉडी में उसके इंजेक्ट हो जाता है। तो जैसे ही हाइड्रा उस अपने खाने को ऊपर से ऐसे पकड़ रहा है, तो वो स्टिंग सेल जो है ये वो क्या होता है, उसका जो कांटा है वो दबेगा अंदर की तरफ, और जो अंदर सेल ऑर्गेनेल है दैट इज निमेटोसिस्ट, वो क्या होता है, पॉइजन को रिलीज कर देता है। वो पॉइजन उसके बॉडी के अंदर जाएगा, उसको टेम्पोरली एकदम धीरे उसके सारे एक्टिविटी को रोक देता है, मतलब उसके लोकोमोशन को रोक देता है, या हम कह सकते हैं उसे टेम्पोरली क्या करता है, पैरालाइज कर देता है। फिर वो आसानी से, अब वो इधर उधर तो मूव नहीं कर रहा है, तो हाइड्रा के लिए आसानी हो गया। अब मान लो हम किसी को किडनैप करने गए, अब उसको बेहोश करके किडनैप कर रहे हैं तब ज्यादा आसान है, क्योंकि वो होश में तब ज्यादा आसान है। तो जाहिर सी बात है बेहोश कर देंगे तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, निल हो जाएगी, उसका किडनैपिंग आसान हो जाएगा। इसीलिए आप देखोगे लार्ज क्वांटिटी में क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता है फॉर किडनैपिंग।
फिर सिलेंट्रॉन क्या होता है? सिलेंट्रॉन अंदर जो कैविटी है ना, ये जो हाइड्रा में बड़ा सा कैविटी है, जो एक ही कैविटी है, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये एक लार्ज कैविटी है, इसी को गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी बोलते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलते हैं, या इसी को सिलेंट्रॉन बोलते हैं, सिलेंटेरॉन। इसीलिए इसे हम सिलेंट्रेट्स भी कहते हैं, एक नाम ये हो गया। और नीडोब्लास्ट के चलते इसे हम क्या कहते हैं, नीडेरियंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर, यस सर। चलिए, और कोई कुछ नहीं तो क्लास एंड करे, कोई डाउट नहीं है? न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम एक बार और बता दे। पैरामीशियम में सिंपल समझो कि सिंपल हमको जानना है डिफरेंस अमीबा और पैरामीशियम में क्या है भाई। तो अमीबा के पास कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, वो अपने सेल मेम्ब्रेन को ही एक्सटेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ स्यूडोपोडिया। लेकिन पैरामीशियम में मैं बात करूं तो पैरामीशियम में ये माउथ समझना इसका, और स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, सीलिया। यही रेगुलर बीट करता है, फूड को क्या कर देता है, ठेल के अंदर इस माउथ के अंदर पहुंचा देता है। इसके माउथ को हम क्या नाम दिए, साइटोप्रोक्ट। और ये जो स्ट्रक्चर है अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोफैरिंग्स कहते हैं। यहीं से फिर क्या होगा, फूड वैक्यूल बनेगा। फूड वैक्यूल में फिर डाइजेशन वैसे ही अमीबा जैसा ही होगा। सर साइटोफैरिंग्स का यूज क्या होता है? साइटोफैरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज। नॉर्मली हमारे भी जो पैसेज होता है नेजल और फूड के लिए, बाहर वाला जो है, ये वाला क्या हो गया, ट्रैकिया हो गया, विंड पाइप, अंदर पीछे साइड क्या होता है, फूड पाइप होता है। यहाँ पे समझना, इस रीजन पे, जैसे यहाँ पे ये कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर। दिस कॉमन पैसेज इन ह्यूमन इज नोन एज फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन पैसेज को बोलते हैं फॉर बोथ फूड एंड एयर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का पढ़ना है, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले तक का सब पार्ट हम लोग का हो चुका है। ठीक है, अभी भी आपको कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप ग्रुप में उसको डाल देना, मैं आंसर कर दूंगा। और मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, अमन सर फॉरवर्ड कर देंगे आपको होमवर्क। सारे लोगों को बनाना है होमवर्क। कल सुबह 10 बजे तक आपको अमन सर को पर्सनली मैसेज कर देना है अपना होमवर्क, फोटो खींच के उसको भेज देना अमन सर को। ठीक है, और नीचे अपना होमवर्क बनाओगे, लास्ट पेज में अपना नाम डाल देना, लास्ट पेज में या फ्रंट में ही पहला ही नाम अपना होमवर्क में डाल देना। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है मैं आपको दिया हूं, आप अच्छे से लिखना, उसको मैं चेक करके आपको रिटर्न भी करूंगा कल शाम तक सारे लोगों को। ठीक है, सारे लोग ध्यान से, सारे लोग टोटल जो आज क्लास में ज्वाइन है सारे लोग होमवर्क करेंगे। जो नहीं करेगा उसके मदर फादर से बात की जाएगी। सेंड कर रहे हैं, थैंक यू एवरीवन। सर जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वही ना? नहीं, मैं अब अमन सर फॉरवर्ड करेंगे अभी आपको एक पीडीएफ ग्रुप में, और सारे लोग इंडिविजुअली सर को मैसेज करना, ग्रुप में मत डाल देना। ठीक है, क्योंकि फिर जो नहीं बनाया होगा आपके ही आंसर को कॉपी करके फॉरवर्ड कर देगा। ओके सर। ओके सर, थैंक्स सर। चलिए, ओके प्रतीक, हाँ, सबको 1 मिनट रुको। 1 मिनट रुक जाइएगा। आप लोग घर पे प्लीज क्लास में आने से पहले लास्ट क्लास रिवाइज करके आइए और बुक खोल के पढ़ के आइए। ठीक है, जो क्वेश्चन सर इतना इजी पूछ रहे हैं क्लास में बैठ के, मैं 10 साल हो गया पढ़ाई छोड़े, मैं जवाब दे रहा हूँ, तुम लोग एक भी जन आंसर सही नहीं दे रहे हो, 8 बच्चे 7 बच्चे आंसर सही दे रहे हो, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, काइंडली बुक खोल के आओ, पढ़ के आओ थोड़ा सा। अब बुक सामने रखिए पढ़ते टाइम। नहीं हो, स्पून फीडिंग नहीं होगी तुम लोग को, थोड़ा सा सामने पढ़ के आओ, रिवाइज करके आओ और क्लास में अटेंशन दो। चलो, बाय एवरीवन। बाय सर। Bye, sir. बाय सर। Bye, sir. Okay, boss. Oh my God.